स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रखा गया है इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल। जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस पर, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और स्किप नहीं करते हैं तभी आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं या वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएंगे और आपके एग्जाम में फिर अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे और आपके एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो जैसे आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्त क्या होता है। ओके, वर्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं और वर्त का अर्धव्यास किसे कहते हैं। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इन्हीं चीजों पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीजों को साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। तो आप भी साथ के साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाइए और आप भी मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। अगर आपको आता है तो आप फिर भी रिवीजन कीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है वर्त, तो वर्त के बारे में जानना है हमें कि वर्त क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वर्त क्या होता है तो आप कैसे लिखोगे। तो जैसे कि किसी एक बिंदु से नियत दूरी पर बिंदु के द्वारा गति करते बिंदु का बिंदुपथ। किसी एक बिंदु से नियत दूरी पर गति करते हुए बिंदु का बिंदुपथ। ये गति करते हुए बिंदु का बिंदुपथ यानी ये इसकी परिधि। तो इस प्रकार गति करेगा, गति करता हुआ बिंदुपथ बिंदु का वर्त कहलाता है। तो मतलब इसका यह वर्त कहलाएगा। जो यह बिंदु होगा, जिस बिंदु से हमने एक नियत दूरी लेकर एक बिंदुपथ बनाया है या सर्कल बनाया है, वह वर्त का केंद्र कहलाएगा। तो जैसे ये वर्त का केंद्र हो गया ए। ओके, और जो नियत दूरी ली थी, ये नियत दूरी हो गई त्रिज्या। ये नियत दूरी हो गई त्रिज्या। और जो ये बिंदु पथ बनाया, ये पथ बनाया, ये सर्कल बनाया, इसको हम कहेंगे परिधि। तो जो ये बाहरी पथ होगा, ये इसको हम कहेंगे वर्त की परिधि। और जो व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या का, ये इसका वर्त का व्यास हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ वर्त क्या होता है। वर्त किसे कहते हैं कि किसी एक बिंदु से नियत दूरी पर बिंदुपथ गति करते हुए बिंदु का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। ओके, और जो ये बिंदु होगा ये वर्त का केंद्र कहलाएगा और जो नियत दूरी होगी वह इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि वर्त क्या होता है। तो अब जानेंगे कि वर्त की जीवा क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट जाना हमने वर्त क्या होता है। अच्छे से क्लियर हुआ आपको वर्त क्या होता है। आप देखेंगे कि वर्त की जीवा क्या होती है या वर्त का व्यास क्या होता है। वर्त का व्यास होगा जो वर्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या का 2 गुना वर्त का व्यास होगा। यह क्या कहेंगे कि वर्त के केंद्र से होता हुआ रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वर्त की परिधि पर हो। जैसे कि जैसे ये तो हो गया वर्त हो गया। सेकंड टॉपिक होगा कि वर्त का व्यास। ठीक है, वर्त का व्यास क्या कहेंगे। आपके एग्जाम में आ गया वर्त का व्यास क्या होता है। तो आप कैसे करेंगे कि वर्त के केंद्र से होता हुआ रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वर्त की परिधि पर हो। जैसे ये हो गया सी, ये हो गया डी, जिसके अंतिम बिंदु वर्त की परिधि पर हो और जो वर्त के केंद्र से होकर जाता हो, उस रेखाखंड को हम वर्त का व्यास कहेंगे। ओके, अच्छे से क्लियर हुआ वर्त का व्यास और वर्त क्या होगा। और वर्त की जीवा देखिए। अब वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वर्त की जीवा कहते हैं। तो ये वर्त की जीवा हो जाएगी, इसे पी क्यू मान लेते हैं। वर्त की जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है, एक लघु खंड और एक दीर्घवर्त खंड। ठीक है, एक छोटा खंड हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा। जो दीर्घवर्त खंड होगा, आपको ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको अगर ये बात अच्छे से क्लियर नहीं होगी या याद नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये दीर्घवर्त खंड हो गया। ओके, ये लघुवर्त खंड हो गया। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। तो इसमें
दीर्घवृत्तखंड में वृत्त का केंद्र होता है और जो लघुवृत्तखंड होता है इसमें वृत्त का केंद्र उपस्थित नहीं होता है। अच्छे से क्लियर हुआ। जीवा क्या होती है कि जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक दीर्घवृत्तखंड और एक लघुवृत्तखंड। और जो दीर्घवृत्तखंड होता है उसमें वृत्त का केंद्र होता है, लघुवृत्तखंड होता है इसमें वृत्त का केंद्र उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब आपको जीवा का अच्छे से क्लियर हुआ। जीवा क्लियर हो गया। अब देखते हैं चाप। वृत्त का चाप क्या होता है कि वृत्त का कोई भी भाग, हम वृत्त का कोई भी हिस्सा ले लेते हैं, जैसे यहाँ तक हमने यहाँ तक ले लिया, MN ले लिया, तो यह वृत्त का एक भाग वृत्त का चाप हो जाएगा। ये छोटा भाग हो गया और ये दीर्घवृत्त चाप हो गया। देखिए जो बड़ा हिस्सा बचा ये दीर्घवृत्त चाप हो गया और ये लघुवृत्त चाप हो गया। तो चाप क्या हो गया, वृत्त का कोई भी हिस्सा, हमने कोई भी हिस्सा ले लिया वृत्त का, वो वृत्त का चाप हो गया। तो देखिए आप सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते रहिए और आपका सबसे जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वैसे तो पता है कि डायग्राम में बताया जो वृत्त की जीवा ये है या वृत्त का व्यास है। अगर लिखने को बोल दिया गया, लिखने को क्वेश्चन आ गया कि वृत्त का व्यास बताइए क्या होता है, तो वो भी जरूरी है आपके लिए। तो जैसे वृत्त की जीवा हो गई, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का चाप हो गया और वृत्तखंड हो गए। वृत्तखंड अभी बताया है कि जो जीवा है दो वृत्तखंडों में बांटती है, एक दीर्घवृत्तखंड और एक लघुवृत्तखंड। तो अच्छे से क्लियर हो। अब देखेंगे हम अर्धवृत्त का कोण। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे अर्धवृत्तखंड में बना कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता भी है। अर्धवृत्तखंड में बना कोण, अर्धवृत्तखंड में बना कोण। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त को दो भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, A, B और ये O हो गया। जो जीवा होती है ये दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, एक लघुवृत्तखंड में और एक दीर्घवृत्तखंड में बांटती है। लेकिन जो व्यास होता है वह बराबर भागों में बांटती है और जो व्यास का आधा भाग होता है, ये वाला भाग होता है जो अर्धव्यास वृत्तखंड कहलाता है। तो ये आधा व्यास हो गया। और जो इसमें कोण बनता है, मान लिया इसमें कोई भी हम कोण बनाए, ये C हो गया, तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धवृत्तखंड में बना कोण कितने डिग्री का होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, तो आप आंसर लगा देंगे कि 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। आप इसको देखिए कहीं भी बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, हर जगह ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया A, B, O और C कि बताइए ये एक अर्धवृत्तखंड है और इसमें A कोण ACB यानी ये वाला कोण बताना है। तो अगर आपको पता होगा कि अर्धवृत्तखंड में बना कोण 90 डिग्री का होता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। तो जो कोण होता है उसको बीच में लिखा जाता है। ओके, जो कोण ज्ञात करना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो ये 90 डिग्री का, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यह कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए और जो इसका मतलब सेकंड है कि किसी चाप द्वारा, चाप बताया था वृत्त का कोई भी भाग चाप होगा, किसी चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण। मान लिया कोई भी वृत्त है, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करने हैं। जैसे ये चाप ले लिया हमने A और B और ये हो गया वृत्त का केंद्र O। तो जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा और परिधि पर कोण बनेगा, ये हो गई C। ये तो बन रहा है परिधि पर कोण, ये बन रहा है इस पर कोण, केंद्र पर कोण। फोकस कीजिएगा केंद्र पर कोण और परिधि पर कोण। जो केंद्र पर बना कोण होगा वह परिधि के पर बने कोण का 2 गुना होगा। जैसे अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री का कोण है यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। जो केंद्र पर किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, आपके एग्जाम में कौन आ जाएगा, यहाँ पर मैं टॉपिक डाल दूं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण।
आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक डायग्राम दे देगा, ये कोई भी डायग्राम दे दिया और ये यहाँ पर इसका केंद्र है ए बी और ये यहाँ पर इस तरीके से दे दिया कि ये कोण 120 डिग्री का है, तो कौन सी बताइए। ओके, एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन आ गया कि एक मतलब कोई भी एक वृत्त में इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री का है, तो परिधि पर बना कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए कि यह कितने डिग्री का हो जाएगा, या 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी परिधि पर बना कोण ये 50 डिग्री का कोण है ना, तो ये 50 डिग्री का कोण है, तो आप बताइए कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 50 का है, इसका 2 गुना बन जाएगा, ये 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते रहिए। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का और परिधि पर बना कोण होता है जो 120 डिग्री, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो जैसे एक ही वर्गखंड में बने कोण, अब जैसे हम थर्ड टॉपिक लिखेंगे कि एक ही वर्गखंड में बने कोण, एक ही वर्गखंड में बने कोण तो एक ही वर्गखंड में बने कोण किस प्रकार होते हैं। जैसे ये कोई भी सर्कल दे दिया, और इसकी ये जीवा है ए और बी, ये इसकी जीवा है और इस जीवा से 2 कोण बने हैं। देखिए एक यहाँ पर कोण बना है और एक यहाँ पर कोण बना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक ही वर्गखंड में कोण बनेंगे वे सभी कोण बराबर होंगे। मान लीजिए ये सी है और ये डी है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये 10 डिग्री का कोण है, देखिए अगर यहाँ पर ये व्यास होता तो ये 90 डिग्री का हो जाता, लेकिन ये व्यास नहीं है, ये वर्गखंड है, जीवा से बना हुआ है। ओके, तो अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि एक ही वर्गखंड में कोण होता है जो भी बराबर होते हैं, एक ही वर्गखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 10 डिग्री का हो गया, ये भी 10 डिग्री का हो गया। अगर ये हो गया 50 डिग्री का कोण हो गया ये, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। अब देखते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी वर्त है, इसमें 2 कोण बने हैं, ए और बी, ये इसका वर्गखंड है और इसमें ये 2 कोण बने हैं, ये 2 कोण इसमें बने हैं सी और डी, ठीक है। ये कोण है 60 डिग्री का, तो ये कोण पूछ लेगा कि इस कोण का मान बताइए। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि एक ही वर्गखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, दूसरा कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये कोण है 70 डिग्री का, तो ये कोण बताइए कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये कोण बता देंगे आप कि ये कोण भी 70 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे वर्ग वाले से। चलिए, जैसे अभी मैंने आपको 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बताया है कि आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और आप मुझे आंसर दिएगा, मैं देखूंगी आपको कि आपने क्या आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा इसका। तो जैसे ये कोई भी वर्ड है, ठीक है, ये क्या बन गया, चलिए ये कोई वर्ड है ए और बी, ठीक है, ये वर्ड का केंद्र है ओ, ये वर्ड का केंद्र है ओ। तो देखिए आप चित्र को ध्यान से समझिए, ये व्यास है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कोण बना दिया गया है, ठीक है। अब बताइए ये कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण है तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अगर हमें दे दिया कि ये कोण 40 डिग्री का होता है तो इस कोण का मान हमें बताइए, ठीक है, इस कोण का हमें यानी x का मान बताना है। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे।
आपको पता है कि त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें एक कोण दे दिया 40 डिग्री का। आपको ये कोण पता है कितने डिग्री का होता है? ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये फिक्स है, इसका मान की अर्धवर्ष में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 40 डिग्री का, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के में इन दोनों को जोड़ देंगे, हम घटा देंगे। तो सॉरी, तो इस प्रकार कर लेंगे हम 90 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री। मान लिया इन तीनों का योग 180 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। ठीक है, प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो ये कौन आ जाएगा? जो ये वाला कौन आ जाएगा? ये 50 डिग्री का कौन आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स।